कहानी की शुरुआत क्रिस चैनी नाम के एक ऐसे आदमी से होती है जिसने अपनी जिंदगी के कई साल जेल की सलाखों के पीछे बिताए थे। कभी वह बैंक लूटने के लिए बदनाम था, लेकिन अब उसकी जिंदगी का मकसद पूरी तरह बदल चुका था। जेल से बाहर निकलते ही उसके सामने सिर्फ एक ही लक्ष्य था, उस वादे को पूरा करना जो उसने एक महिला से उसकी मौत से पहले किया था। इसी मकसद के साथ क्रिस कोलंबिया पहुंचने का फैसला करता है, लेकिन उसका सफर आसान नहीं था। वह कानूनी रास्ते से नहीं बल्कि एक मालवाहक ट्रक के अंदर छिपकर सीमा पार करता है। ट्रक बिना किसी परेशानी के हर चेक पोस्ट पार कर लेता है और आखिरकार अपनी मंजिल तक पहुंच जाता है। मगर वहां पहुंचते ही हालात अचानक बदल जाते हैं। जिन तस्करों ने उसे यहां तक पहुंचाया था, वे अब उससे तय रकम से ज्यादा पैसे मांगने लगते हैं। उन्हें लगता है कि एक अनजान देश में अकेला फंसा ये आदमी उनकी हर बात मानने को मजबूर होगा, लेकिन वे यह नहीं जानते थे कि उन्होंने गलत इंसान को कमजोर समझ लिया है। अगले ही पल क्रिस अपनी असली पहचान दिखा देता है। कुछ ही सेकंड में वह दोनों तस्करों को बुरी तरह काबू में कर लेता है। उसकी फुर्ती, उसके वार और लड़ने का तरीका साफ बता देता है कि वह कोई साधारण आदमी नहीं है। उनसे छुटकारा पाने के बाद वह बिना समय गंवाए अपने असली मिशन की ओर बढ़ जाता है। कोलंबिया पहुंचने के बाद उसका पहला पड़ाव एक कब्र होती है। ये उसी महिला की कब्र थी जिससे वह कभी बेहद प्यार करता था। क्रिस कुछ देर तक खामोशी से वहां खड़ा रहता है। उसके चेहरे पर दर्द भी था और एक मजबूत इरादा भी। ऐसा लग रहा था मानो वह खुद से दोबारा वादा कर रहा हो कि चाहे कुछ भी हो जाए वह अपनी बात से पीछे नहीं हटेगा। इसके बाद क्रिस एक आलीशान हवेली के आसपास दिखाई देता है, जहां वह चुपचाप एलिसा नाम की एक लड़की पर नजर रखना शुरू कर देता है। एलिसा कोई साधारण लड़की नहीं थी, वह विसेंटे की बेटी थी, जो कोलंबिया के सबसे ताकतवर और खतरनाक कार्टेल सरगनाओं में से एक माना जाता था। सालों से उसने अपराध की दुनिया में अपना ऐसा साम्राज्य खड़ा किया था जिससे उसके दुश्मनों की कोई कमी नहीं थी। लेकिन उसकी बेरहम और खौफनाक छवि के पीछे एक ऐसा राज भी छिपा था जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते थे। एलिसा की नजरों में उसका पिता विसेंटे कोई खतरनाक अपराधी या ड्रग माफिया नहीं था। उसके लिए वह बस एक ऐसा पिता था जिसने अपनी बेटी को हर मुश्किल से बचाने के लिए पूरी जिंदगी लगा दी थी। 15 साल पहले अपनी पत्नी को खोने के बाद विसेंटे की दुनिया सिर्फ एलिसा तक सिमट कर रह गई थी। यही वजह थी कि वह हर पल उसकी सुरक्षा को लेकर बेहद सतर्क रहता था और उसकी जिंदगी कड़ी निगरानी और हथियारबंद सुरक्षा के बीच गुजर रही थी। उधर शहर के दूसरे कोने में एक ऐसा शख्स मौजूद था जिसकी मौजूदगी ही बेचैनी पैदा करने के लिए काफी थी। शाम के समय एक छोटी सी बेकरी बंद होने वाली थी और वहां काम करने वाली युवती आखिरी तैयारियों में लगी हुई थी। तभी उसकी नजर एक अजनबी आदमी पर जाती है जो अपना केक खत्म करने के बावजूद अपनी जगह से उठने का नाम नहीं ले रहा था। शुरुआत में वह चुपचाप बैठा रहा, लेकिन जैसे ही लड़की ने विनम्रता से उसे बाहर जाने के लिए कहा, उसके चेहरे का भाव अचानक बदल गया। उस आदमी के होंठों पर एक डरावनी मुस्कान उभर आई। तभी उसने अपना राज खोला कि उसका एक हाथ असली नहीं बल्कि मशीन से बना हुआ था, जिसके भीतर उसने एक लंबा और खतरनाक चाकू छिपा रखा था। वह बिना कुछ बोले डरी हुई लड़की को फिर से केक खाने के लिए मजबूर करता है और हथियार दिखाकर उसे धमकाने लगता है। उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा था कि वह सामने वाले के डर का मजा ले रहा है। तभी किस्मत से एक महिला पुलिस अधिकारी बेकरी के अंदर दाखिल होती है। हालात को समझते ही वह तुरंत अपनी बंदूक निकालती है और उस अजनबी को वहां से चले जाने का आदेश देती है। हैरानी की बात यह थी कि वह बिना किसी विरोध के चुपचाप वहां से निकल जाता है, मानो कुछ हुआ ही ना हो। लड़की की हालत देखकर पुलिस अधिकारी उसे घर छोड़ने की पेशकश करती है, लेकिन दोनों को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि खतरा अभी खत्म नहीं हुआ है। जैसे ही वे दोनों गाड़ी में बैठती हैं, अचानक पीछे की सीट से वही रहस्यमयी आदमी सामने आ जाता है। वह पूरे समय वहीं छिपा हुआ था। इससे पहले कि दोनों कुछ समझ पाती, वह बेरहमी से उनकी हत्या कर देता है। यही इंसान कोर्वो के नाम से जाना जाता था। वह सिर्फ एक सुपारी किलर नहीं बल्कि ऐसा दरिंदा था जिसे अपने शिकार को मारने से पहले उन्हें तड़पाने और डराने में अजीब तरह का आनंद मिलता था। अगली सुबह एलिसा हमेशा की तरह स्कूल जाने के लिए निकलती है। उसके साथ विसेंटे के सबसे भरोसेमंद और कुशल बॉडीगार्ड मौजूद थे, क्योंकि उसका पिता जानता था कि एक छोटी सी लापरवाही भी उसकी बेटी की जान पर भारी पड़ सकती है। रास्ते में जब उनकी गाड़ी एक सिग्नल पर रुकती है, तभी एक फटेहाल दिखने वाला आदमी उनके पास आकर कुछ पैसे मांगने लगता है। बॉडीगार्ड उसकी तरफ ध्यान तक नहीं देते, लेकिन अनदेखा किए जाने पर वह आदमी अचानक गुस्से में गाड़ी के शीशे पर वार करता है और उसे तोड़ देता है। दोनों सुरक्षा कर्मियों को लगता है कि वह कोई आम भिखारी है जिसे सबक सिखाना जरूरी है, लेकिन अगले ही पल उन्हें अपनी सबसे बड़ी गलती का एहसास होता है। वह आदमी कोई और नहीं बल्कि क्रिस चैनी था। कुछ ही सेकंड में वह अपनी हैरत अंगेज ताकत और सटीक हमलों से दोनों बॉडीगार्ड्स को जमीन पर गिरा देता है। रास्ता साफ होते ही
वह एलिसा के पीछे दौड़ पड़ता है और उसके भागने से पहले ही उसे अपने कब्जे में ले लेता है। इसी के साथ शुरू होती है एक ऐसी तलाश जो देखते ही देखते पूरे देश का सबसे बड़ा मामला बन जाती है। एलिसा के अपहरण की खबर कुछ ही मिनटों में विसेंटे तक पहुंच जाती है। यह सुनकर कि एक अकेला आदमी उसके सबसे बेहतरीन सुरक्षा कर्मियों को हराकर उसकी बेटी को ले गया, उसका गुस्सा बेकाबू हो उठता है। वह अपनी नाकामी का सारा गुस्सा उन गार्ड्स पर उतारता है जो इस हमले में बच गए थे। विसेंटे की दुनिया में असफलता के लिए कोई जगह नहीं थी, खासकर तब जब बात एलिसा की हो। थोड़ी देर बाद खुद को संभालने के बाद वह अपने पूरे अपराध साम्राज्य को हरकत में आने का आदेश देता है। अपहरण करने वाले के सिर पर भारी इनाम घोषित कर दिया जाता है और साफ कर दिया जाता है कि खर्च की कोई सीमा नहीं होगी। उसकी एक ही शर्त थी, एलिसा उसे हर हाल में जिंदा और सुरक्षित वापस चाहिए। उधर क्रिस शहर से दूर एक सुनसान जंगल में पहुंचता है और गाड़ी रोक देता है। वह एलिसा को बाहर निकालता है, लेकिन आजाद होते ही लड़की पूरी ताकत से भागने की कोशिश करती है। उसे पूरा यकीन था कि यह आदमी उसे नुकसान पहुंचाने वाला है, लेकिन यहाँ कहानी अचानक एक अलग मोड़ ले लेती है। क्रिस उसके पीछे भागता जरूर है, लेकिन उसे पकड़ने के बाद उसके साथ जरा भी हिंसा नहीं करता। इसके बजाय वह शांत स्वर में बताता है कि वह उसकी मां को बहुत अच्छी तरह जानता था और कभी दोनों बेहद करीबी दोस्त हुआ करते थे। वह दावा करता है कि मरने से पहले उसकी मां ने उससे वादा लिया था कि वह एक दिन एलिसा को इस खूनी और खतरनाक दुनिया से दूर ले जाएगा, क्योंकि उसे डर था कि कार्टेल की यह जिंदगी एक दिन उसकी बेटी को भी निकल जाएगी। लेकिन एलिसा उसकी बातों पर भरोसा करने के लिए तैयार नहीं होती। उसके लिए यह सब सिर्फ एक झूठी कहानी थी, जिसे सुनाकर वह उसका विश्वास जीतना चाहता था। वह अब भी क्रिस को एक खतरनाक अपराधी ही मान रही थी। शायद इसी भरोसे को जीतने के लिए क्रिस एक बेहद जोखिम भरा कदम उठाता है। वह अपनी बंदूक निकालकर खुद ही एलिसा के हाथ में दे देता है, लेकिन उसका यह फैसला तुरंत उसके खिलाफ चला जाता है। लड़की बिना एक पल गंवाए बंदूक उसकी तरफ तान देती है और उसे आदेश देती है कि वह तुरंत उसे उसके पिता के पास वापस ले चले। क्रिस बिना घबराए गाड़ी की तरफ लौट जाता है और सफर दोबारा शुरू कर देता है। दूसरी तरफ एलिसा को लगने लगता है कि अब हालात उसके काबू में हैं। मौका मिलते ही वह ट्रिगर दबाकर क्रिस को पीछे से गोली मारने की कोशिश करती है, लेकिन अगले ही पल बंदूक से सिर्फ एक सूखी सी आवाज निकलती है, क्लिक, और उसे समझ आ जाता है कि बंदूक में एक भी गोली नहीं थी। बंदूक से गोली न चलने की वजह अब साफ हो चुकी थी। क्रिस ने पहले से ही अंदाजा लगा लिया था कि एलिसा मौका मिलते ही उस पर हथियार तान सकती है, इसलिए उसने कभी उसमें गोलियां डाली ही नहीं थी, यानी उसने कोई जोखिम उठाया ही नहीं था। कुछ देर बाद दोनों एक पेट्रोल पंप पर रुकते हैं। जैसे ही क्रिस का ध्यान कुछ पल के लिए हटता है, एलिसा गाड़ी से निकलकर पूरी ताकत से भागने लगती है और जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाने लगती है। उसकी आवाज सुनकर आसपास मौजूद 4 युवक तुरंत उसकी तरफ दौड़ पड़ते हैं। उन्हें लगता है कि उनके सामने एक लड़की का अपहरण हो रहा है और उसे बचाना उनकी जिम्मेदारी है, लेकिन उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि वे किस इंसान से भिड़ने जा रहे हैं। चारों एक साथ क्रिस पर टूट पड़ते हैं, मगर लड़ाई शुरू होने से पहले ही लगभग खत्म हो जाती है। कुछ ही पलों में सभी जमीन पर पड़े होते हैं और उनमें से कोई भी उसे छू तक नहीं पाता। क्रिस झुंझलाकर कहता है, मैंने पहले ही कहा था कि मैं लड़ना नहीं चाहता था, अब यहाँ से चले जाओ और ये अपने साथ ले जाओ। इसी दौरान एलिसा को एक सार्वजनिक फोन दिखाई देता है और वह तुरंत अपने पिता विसेंटे को कॉल करने में कामयाब हो जाती है, लेकिन जैसे ही वह अपनी लोकेशन बताने वाली होती है, क्रिस पीछे से आकर फोन उसके हाथ से छीन लेता है और कॉल खत्म कर देता है। इस बार वह कोई खतरा मोल नहीं लेना चाहता था, इसलिए वह एलिसा के हाथ बांध देता है ताकि वह दोबारा भागने की कोशिश न कर सके। सफर आगे बढ़ता रहता है, लेकिन रास्ते भर एलिसा उसे अपराधी, झूठा और अपहरणकर्ता कहकर कोसती रहती है। आखिरकार क्रिस फैसला करता है कि अब सच छिपाने का कोई फायदा नहीं है। वह एलिसा को बताता है कि वह उसकी मां का सिर्फ दोस्त नहीं था, सच तो यह है कि वह उसका असली पिता है। क्रिस के मुताबिक कई साल पहले वह और उसकी मां एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन एक अपराध के कारण उसे जेल जाना पड़ा और उसकी पूरी जिंदगी बदल गई। जेल की सलाखों के पीछे रहते हुए वह न तो अपनी प्रेमिका से मिल पाया और न ही उस बेटी से जिसके अस्तित्व के बारे में उसे बाद में पता चला। यह सुनकर एलिसा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसने पूरी जिंदगी विसेंटे को अपना जैविक पिता माना था। ऐसे में उसके लिए यह स्वीकार करना लगभग नामुमकिन था कि सामने बैठा यह अजनबी सच बोल रहा है। उधर हवेली में विसेंटे की बेचैनी हर गुजरते मिनट के साथ बढ़ती जा रही थी। उसे महसूस हो रहा था कि समय उसके हाथों से फिसल रहा है। वह तुरंत क्रिस के सिर पर रखी इनामी रकम दोगुनी कर देता है और अपने पूरे नेटवर्क को उसे ढूंढने में लगा देता है। लेकिन उसे इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसके सबसे करीब खड़ा इंसान ही उसके खिलाफ खेल खेल रहा है। उसका सबसे भरोसेमंद आदमी निक चुपके से कोर्वो को फोन करता है और उसे बताता है
कि इनाम अब पहले से कहीं ज्यादा बड़ा हो चुका है और विसेंटे की बेटी इस वक्त पूरे देश की सबसे कीमती तलाश बन चुकी है। निक आखिर चाहता क्या है, यह अभी भी रहस्य बना हुआ था, लेकिन इतना साफ था कि वह पर्दे के पीछे कोई बड़ा खेल खेल रहा था। इधर क्रिस और एलिसा सफर के दौरान एक छोटे से सड़क किनारे बने रेस्टोरेंट पर रुकते हैं ताकि कुछ खा सकें। उन्हें नहीं पता था कि यही जगह कुछ ही देर में युद्ध का मैदान बनने वाली है। खाना आने का इंतजार करते हुए पहली बार दोनों के बीच का तनाव थोड़ा कम होता है। इसी मौके का फायदा उठाकर एलिसा अपनी माँ के बारे में सवाल पूछती है। क्रिस पुरानी यादों में खो जाता है। वह उसे उन दिनों के बारे में बताता है जब उसकी माँ उसकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा हुआ करती थी। वह उन खुशियों को याद करता है जो उन्होंने साथ बिताई थी, लेकिन फिर वह ऐसा सच बताता है जो एलिसा के लिए सुनना और भी मुश्किल था। क्रिस का दावा था कि उसकी माँ की मौत कोई हादसा नहीं थी। उसके मुताबिक उसकी हत्या की गई थी और इस हत्या के पीछे विसेंटे के लोग थे। एलिसा यह सुनते ही भड़क उठती है। उसके लिए विसेंटे हमेशा एक आदर्श पिता रहा था जिसने उसे हर मुश्किल से बचाया था। ऐसे में वह यह मानने को तैयार ही नहीं थी कि वही आदमी उसकी माँ की मौत का जिम्मेदार हो सकता है। लेकिन इससे पहले कि बातचीत आगे बढ़ती, अचानक रेस्टोरेंट के दरवाजे खुलते हैं और हथियारों से लैस कई लोग अंदर घुस आते हैं। वे विसेंटे के भेजे हुए शूटर थे। बिना कोई चेतावनी दिए वे गोलियां बरसाना शुरू कर देते हैं और सीधे क्रिस को निशाना बनाते हैं। क्रिस एक बार फिर साबित कर देता है कि उसे भिड़ना आसान नहीं है। वह कई हमलावरों को अकेले ही रोक देता है, लेकिन दुश्मनों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही थी। इसी अफरा तफरी का फायदा उठाकर कुछ लोग एलिसा को जबरदस्ती वहां से उठा ले जाते हैं और उसे एक दूसरे गैंग के अड्डे पर ले जाते हैं। गैंग का सरगना खुद को बेहद खुशकिस्मत समझता है। उसे लगता है कि बिना ज्यादा मेहनत के उसके हाथ करोड़ों का इनाम लग गया है। वह तुरंत विसेंटे से संपर्क करता है और सबूत के तौर पर एलिसा की बात भी उससे करवाता है। लेकिन जैसे ही एलिसा अपने पिता की आवाज सुनती है, उसके मन में उठ रहे सवाल बाहर आ जाते हैं। वह सीधे पूछ बैठती है, क्या यह सच है कि मेरी माँ की मौत के पीछे तुम्हारा हाथ था? ये सवाल सुनकर विसेंटे पूरी तरह सन्न रह जाता है। जैसे ही उसे पता चलता है कि यह बात क्रिस ने बताई है, वह कुछ पल के लिए बिल्कुल खामोश हो जाता है, लेकिन जवाब देने का मौका उसे भी नहीं मिलता। अचानक इमारत के दरवाजे जोरदार धमाके के साथ टूट जाते हैं। कोर्वो वहां पहुंच चुका था। उसके अंदर कदम रखते ही पूरा माहौल बदल जाता है। वह किसी इंसान की तरह नहीं, बल्कि मौत के तूफान की तरह आगे बढ़ता है। उसके लिए न दोस्त मायने रखते थे और न दुश्मन। जो भी उसके रास्ते में आता, कुछ ही सेकंड में जमीन पर गिर जाता। कुछ ही पलों में पूरा ठिकाना लाशों से भर जाता है। इसी अराजकता का फायदा उठाकर एलिसा खुद को छुड़ाने में कामयाब हो जाती है। भागते हुए उसे जमीन पर पड़ी एक बंदूक मिल जाती है और वह बिना देर किए कोर्वो पर कई गोलियां चला देती है। लेकिन उसका यह प्रयास सिर्फ कुछ सेकंड के लिए उस दरिंदे की रफ्तार धीमी कर पाता है। ठीक उसी वक्त जब हालात पूरी तरह हाथ से निकलते दिख रहे थे, क्रिस वहां पहुंच जाता है। बिना एक पल गंवाए वह सीधे कोर्वो के सामने खड़ा हो जाता है। इसके बाद जो शुरू होता है वह किसी आम लड़ाई से कहीं बढ़कर था। ये दो ऐसे लोगों की भिड़ंत थी जिनके हर वार में सालों का अनुभव और मौत जैसी खामोशी छिपी हुई थी। कोर्वो अपनी धातु की कृत्रिम भुजा के अंदर छिपे विशाल चाकू को बाहर निकालता है, जबकि दूसरी तरफ क्रिस अपने अनुभव और कौशल के सहारे उसका सामना करता है। दोनों के बीच वार और पलटवार इतनी तेजी से होते हैं कि आंखें उनका पीछा तक नहीं कर पाती। हर टक्कर यह साबित कर रही थी कि सामने खड़ा कोई साधारण दुश्मन नहीं है। लेकिन इस लड़ाई के दौरान एक बात बेहद अजीब थी। कोर्वो बार बार क्रिस को छोड़कर एलिसा तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था। ऐसा लग रहा था मानो उसका असली निशाना क्रिस नहीं बल्कि एलिसा हो। हर मौका मिलते ही वह उसकी तरफ बढ़ने की कोशिश करता और क्रिस किसी तरह उसे रोकने में जुटा रहता। धीरे धीरे हालात क्रिस के खिलाफ जाने लगते हैं। कोर्वो की रफ्तार, उसकी ताकत और उसकी बेरहमी उन सभी दुश्मनों से कहीं ज्यादा खतरनाक थी जिनका सामना क्रिस ने अब तक किया था। पहली बार ऐसा लग रहा था कि शायद वह यह लड़ाई हार सकता है। जैसे ही कोर्वो आखिरी और जानलेवा वार करने के लिए आगे बढ़ता है, तभी अचानक एक गाड़ी पूरी रफ्तार से उसकी तरफ आती है और उसे जोरदार टक्कर मार देती है। गाड़ी चला रही थी एलिसा। उसी छोटे से मौके का फायदा उठाकर वह क्रिस को संभालती है और दोनों वहां से निकल भागते हैं, इससे पहले कि कोर्वो दोबारा खड़ा होकर उनका पीछा कर सके। कुछ दूर सुरक्षित पहुंचने के बाद भी एलिसा के मन के सवाल खत्म नहीं होते। वह अब भी यह मानने को तैयार नहीं थी कि विसेंटे वही इंसान हो सकता है जिसकी तस्वीर क्रिस उसके सामने पेश कर रहा था। इस बार वह उससे हर बात का सबूत मांगती है। क्रिस गहरी सांस लेकर अपने अतीत के सबसे दर्दनाक पन्ने खोलना शुरू करता है। वह बताता है कि कई साल पहले वह, एलिसा की माँ और विसेंटे तीनों एक टीम की तरह काम करते थे। वे बड़े बड़े चोरी और डकैती के प्लान को अंजाम देते थे और लगभग हर पल साथ बिताते थे। लेकिन सब कुछ उस दिन बदल गया जब एलिसा की माँ गर्भवती हुई। क्रिस के मुताबिक विसेंटे उससे प्यार करता था और उसे खोने के डर ने
उसे अंदर से बदल दिया था। इसी जुनून और जलन में उसने आखिरी बड़ी चोरी की योजना बनाई और फिर उसी के बाद क्रिस को धोखा दे दिया। उसने पूरे अपराध का दोष उसके सिर मढ़ दिया और उसे सालों के लिए जेल भिजवा दिया। क्रिस के जेल जाते ही विसेंटे को वह सब मिल गया जो वह चाहता था, चोरी का पूरा पैसा भी और वह महिला भी जिससे क्रिस प्यार करता था। एलिसा चुपचाप उसकी बातें सुनती रहती है और पहली बार उसे महसूस होने लगता है कि शायद उसके जीवन की कई अनसुलझी बातें अब समझ आने लगी हैं। इसके बाद क्रिस उसकी गर्दन में हमेशा रहने वाले हीरे के लॉकेट की तरफ इशारा करता है। वह बताता है कि यह तोहफा उसी ने उसे तब दिया था जब वह एक छोटी बच्ची थी। उसकी ख्वाहिश थी कि उसकी बेटी भी इन हीरों की तरह मजबूत और अटूट बने। फिर वह अपनी आखिरी मुलाकात को याद करता है जब उसकी माँ उससे जेल में मिलने आई थी। उस दिन उसने बताया था कि विसेंटे के साथ उसकी जिंदगी किसी कैद से कम नहीं रह गई थी। उसने लगातार होने वाले अत्याचार, हर पल की निगरानी और अपने डर के बारे में सब कुछ बताया था। जाने से पहले उसने क्रिस से एक आखिरी वादा लिया था, अगर कभी उसके साथ कुछ हो जाए तो वह एलिसा को उस दुनिया से बाहर निकाल ले जाएगा और उसे एक नई जिंदगी जीने का मौका देगा। यही वह वादा था जिसे निभाने के लिए क्रिस इतने साल बाद वापस लौटा था। उधर विसेंटे उस इमारत तक पहुंचता है जहां कुछ समय पहले खूनी हमला हुआ था, लेकिन वहां उसे अपनी बेटी नहीं बल्कि अपने ही लोगों की लाशें मिलती हैं। जब वह सुरक्षा कैमरों की रिकॉर्डिंग देखता है और कोर्वो का चेहरा सामने आता है तो उसके चेहरे का रंग बदल जाता है। साफ था कि इस आदमी से उसका रिश्ता सिर्फ आज का नहीं बल्कि बहुत पुराने और खतरनाक अतीत से जुड़ा हुआ था। उसी रात क्रिस शहर छोड़ने की तैयारी शुरू कर देता है। उसका इरादा था कि जितनी जल्दी हो सके एलिसा को लेकर कोलंबिया से निकल जाए, इससे पहले कि विसेंटे या कोर्वो फिर से उनका पता लगा लें। लेकिन एलिसा अब भी पूरी तरह उस पर भरोसा करने को तैयार नहीं थी। उसके लिए क्रिस अभी भी एक अजनबी था जिसने अचानक उसकी जिंदगी में आकर सब कुछ बदल दिया था। चाहे वह उसका असली पिता ही क्यों ना हो, वह यह अधिकार उसे देने के लिए तैयार नहीं थी कि वह उसके भविष्य का फैसला करे। इसी बहस के बीच उस गाड़ी का मालिक वहां पहुंच जाता है जिसे क्रिस चुराने की कोशिश कर रहा था। क्रिस उसे डराकर चाबियां लेने की कोशिश करता है, लेकिन उसी पल एलिसा मौके का फायदा उठाती है। वह तेजी से ड्राइविंग सीट पर बैठती है, इंजन स्टार्ट करती है और गाड़ी लेकर वहां से निकल जाती है, जबकि क्रिस उसे रोक भी नहीं पाता। इस बार एलिसा सचमुच भाग निकलती है। उसे अब भी यकीन था कि दुनिया में अगर कोई उसे सुरक्षित रख सकता है तो वह सिर्फ विसेंटे है। कुछ दूर जाकर उसे एक सार्वजनिक फोन दिखाई देता है और वह मदद के लिए कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी एक गाड़ी उसके पास आकर रुकती है। दरवाजा खुलता है और बाहर निकलता है कोर्वो। उसके चेहरे पर वही डरावनी शांति और आंखों में वही खौफनाक आनंद था। वह धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगता है, मानो उसके डर का हर पल जीना चाहता हो। एलिसा पीछे हटती है, लेकिन जल्दी ही उसे एहसास हो जाता है कि बच निकलने का कोई रास्ता नहीं है। तभी ठीक समय पर क्रिस वहां पहुंच जाता है और बिना सोचे उसके और कोर्वो के बीच खड़ा हो जाता है। लेकिन इस बार हालात पूरी तरह अलग थे। कोर्वो ने बंदूक तान रखी थी और दोनों को हिलने तक की इजाजत नहीं थी। वह उन्हें बांध देता है और फिर एक बेहद क्रूर खेल शुरू करता है। एलिसा को अपने कब्जे में रखकर वह बार बार क्रिस को बेरहमी से पीटने लगता है। हर घूंसे के साथ वह एक ही सवाल दोहराता रहता है, क्या तुम जानना चाहती हो कि यह आदमी आखिर तुम्हारे लिए अपनी जान दांव पर क्यों लगा रहा है? क्रिस हर बार सहता रहता है लेकिन कुछ नहीं कहता। दूसरी तरफ एलिसा अब और सहन नहीं कर पाती। वह अपनी आंखों के सामने उसे अपनी वजह से टूटते हुए देख रही थी। आखिरकार उसकी चुप्पी टूट जाती है। आंसुओं के बीच वह चीख कर सच स्वीकार कर लेती है, क्रिस ही उसका असली पिता है। यह सुनते ही पहली बार इस पूरी मुसीबत के दौरान क्रिस के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान दिखाई देती है। उस पल उसके लिए ये शब्द किसी जीत से कम नहीं थे, चाहे अगले ही पल उसे कितनी भी मार क्यों न सहनी पड़े। एलिसा के मुंह से सच सुनने के बाद क्रिस के चेहरे पर भले ही मुस्कान आ गई थी, लेकिन कोर्वो के लिए यह सिर्फ एक नए खेल की शुरुआत थी। उसे लोगों के दर्द और बेबसी में आनंद मिलता था। यही वजह थी कि वह क्रिस को लगातार पीटता रहा जब तक कि वह पूरी तरह बेहोश होकर जमीन पर नहीं गिर पड़ा। अगली सुबह विसेंटे अपने कुछ आदमियों के साथ वहां पहुंचता है और सामने का दृश्य देखकर कुछ पल के लिए ठिठक जाता है। एक पेड़ से रस्सी के सहारे लटका हुआ क्रिस मौत और जिंदगी के बीच झूल रहा था। उसके पैरों के नीचे सिर्फ एक पुराना टायर रखा था जो उसे गिरने से बचा रहा था। बस एक छोटी सी चूक और रस्सी उसका दम घोंट देती। अपने पुराने साथी को इस हालत में देखकर विसेंटे के चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई देता है। सालों पहले वह सोच चुका था कि उसकी जिंदगी से क्रिस हमेशा के लिए गायब हो चुका है, लेकिन अब वह फिर उसके सामने खड़ा था। ठंडे स्वर में वह उसे याद दिलाता है कि एलिसा अब उसकी बेटी है और एक पूर्व अपराधी उसके लिए कभी सुरक्षित भविष्य नहीं बना सकता। गुस्से में अंधा होकर वह टायर को लात मार देता है और क्रिस की गर्दन पर फंदा कसने लगता है। लेकिन कुछ ही सेकंड बाद उसे एक कड़वी सच्चाई का एहसास होता है। अगर क्रिस मर गया तो कोर्वो को रोकने वाला कोई नहीं बचेगा और एलिसा हमेशा के लिए उससे दूर हो जाएगी। मजबूरी में ही सही,
लेकिन उसे अपने पुराने दुश्मन की जरूरत थी। वह तुरंत अपने लोगों को आदेश देता है और रस्सी काटकर क्रिस की जान बचा ली जाती है। कई सालों की दुश्मनी और नफरत के बावजूद अब दोनों के सामने एक ही लक्ष्य था, एलिसा को बचाना और कोर्वो को हमेशा के लिए खत्म करना। कोर्वो की तलाश में निकलते समय गाड़ी के अंदर अजीब सी खामोशी छाई रहती है। आखिरकार विसेंटे ही चुप्पी तोड़ता है। वह मान लेता है कि क्रिस को धोखा देने वाला वही था और उसी की वजह से उसे जेल जाना पड़ा था। लेकिन एक बात पर वह आज भी अड़ा हुआ था। उसका दावा था कि उसने कभी एलिसा की मां की हत्या का आदेश नहीं दिया। वह यह भी कहता है कि भले ही एलिसा उसकी असली बेटी नहीं थी, लेकिन उसने हमेशा उसे अपनी संतान की तरह प्यार किया और जो कुछ भी किया उसकी सुरक्षा के लिए किया। क्रिस उसके शब्दों पर यकीन करे या नहीं, इसका फैसला वह कर भी नहीं पाता, क्योंकि तभी फोन बज उठता है। दूसरी तरफ कोर्वो था। वह उन्हें बताता है कि एलिसा अभी जिंदा है, लेकिन उसे वापस पाने के लिए दोनों को एक साथ उस जगह आना होगा जिसे उसने चुना है। इसी बातचीत के दौरान एक और चौंकाने वाला सच सामने आता है। कोर्वो खुलासा करता है कि विसेंटे का सबसे भरोसेमंद आदमी निक काफी समय से उसके साथ मिला हुआ था। दोनों मिलकर अंदर ही अंदर पूरे कार्टेल को खत्म करने की तैयारी कर रहे थे। ये सुनते ही विसेंटे का गुस्सा फट पड़ता है। बिना एक पल गंवाए वह अपनी बंदूक निकालता है और सबके सामने निक को गोली मार देता है। सफर आगे बढ़ता है और इसी दौरान विसेंटे आखिरकार कोर्वो के साथ अपने अतीत का सच भी बता देता है। कई साल पहले उसने उसे कार्टेल के लिए काम करने के लिए रखा था। शुरुआत में वह सिर्फ एक काबिल हत्यारा था, लेकिन धीरे धीरे उसकी क्रूरता और खून के लिए उसकी भूख इतनी बढ़ गई कि वह अपने ही लोगों के लिए खतरा बन गया। आखिरकार विसेंटे ने उससे छुटकारा पाने का फैसला किया। उसने कोर्वो को जंजीरों से बांधा और एक विशाल औद्योगिक मशीन में फेंक दिया, यह सोचकर कि वहां से कोई जिंदा वापस नहीं लौट सकता। लेकिन उसने कोर्वो की पागलपन भरी जिद और जीवित रहने की इच्छा को कम आंक लिया था। अपनी जान बचाने के लिए कोर्वो ने अपनी ही कलाई काट डाली और किसी तरह खुद को आजाद कर लिया। उसके बाद उसने लौटकर विसेंटे के कई आदमियों को मौत के घाट उतार दिया और उसी दिन से उसने बदला लेने को अपनी जिंदगी का मकसद बना लिया। अब सालों बाद वह बदला अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुका था। आखिरकार वे सभी एक सुनसान और जर्जर फैक्ट्री तक पहुंचते हैं। चारों तरफ फैली खामोशी साफ बता रही थी कि यह जगह किसी जाल से कम नहीं थी। ये समझते हुए कि कोर्वो कहीं से भी उन पर नजर रख सकता है, क्रिस, विसेंटे और उसके बचे हुए दो बॉडीगार्ड अलग अलग दिशाओं में तलाश शुरू कर देते हैं। लेकिन जल्द ही साफ हो जाता है कि कोर्वो उनसे कई कदम आगे चल रहा था। विसेंटे को सबसे पहले कुछ मिलता है, लेकिन वह एलिसा नहीं थी। उसके सामने उसके दोनों गार्ड्स की लाशें पड़ी थीं, जिनकी हालत देखकर ही समझ आ रहा था कि यह काम किसका है। कुछ ही पल बाद कोर्वो उसके सामने आ खड़ा होता है। उसके चेहरे पर वही ठंडी मुस्कान थी, मानो यह सब उसके लिए सिर्फ एक खेल हो। बिना ज्यादा कुछ कहे वह विसेंटे को अपने पीछे आने के लिए मजबूर कर देता है। फैक्ट्री के अंदर पहुंचते ही विसेंटे की दुनिया जैसे रुक जाती है। उसके सामने उसकी सबसे बड़ी डरावनी कल्पना सच बन चुकी थी। एलिसा भारी जंजीरों में जकड़ी हुई एक चलती कन्वेयर बेल्ट पर बंधी थी, जो धीरे धीरे उसे एक विशाल औद्योगिक क्रशर की तरफ ले जा रही थी। वही मशीन जिसमें सालों पहले विसेंटे ने कोर्वो को मारने की कोशिश की थी। लेकिन कोर्वो सिर्फ बदला नहीं लेना चाहता था, वह चाहता था कि विसेंटे वही दर्द महसूस करे जिससे वह खुद गुजरा था। उसने एक काटने वाला औजार विसेंटे के सामने फेंक दिया और उसे एक असंभव फैसला लेने पर मजबूर कर दिया। या तो वह कुछ ही पलों में उन मजबूत जंजीरों को काट दे, या फिर अपनी बेटी का हाथ काटकर उसकी जान बचाने की कोशिश करे। विसेंटे बिना समय गंवाए जंजीरों को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन जल्दी ही उसे समझ आ जाता है कि वे उसकी ताकत से कहीं ज्यादा मजबूत हैं। दूसरी तरफ कन्वेयर बेल्ट लगातार एलिसा को मौत के करीब ले जा रही थी। जब उसे एहसास होता है कि अब समय खत्म हो चुका है, तब वह एक ऐसा फैसला लेता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। वह तय करता है कि अगर जरूरत पड़ी तो वह खुद उस मशीन के अंदर कूद जाएगा और अपने शरीर से उसके गियर जाम कर देगा, ताकि उसकी बेटी को जिंदा बचने का एक मौका मिल सके। जब विसेंटे अपनी पूरी ताकत लगाकर मशीन को रोकने की कोशिश कर रहा था, उसी दौरान क्रिस आखिरकार कोर्वो के सामने पहुंच जाता है। इस बार न कोई भागने वाला था और न ही कोई बीच में आने वाला। दोनों अच्छी तरह जानते थे कि इस लड़ाई का अंत सिर्फ एक की मौत पर होगा, और इसी के साथ शुरू होती है उनकी आखिरी और सबसे खतरनाक भिड़ंत। दोनों के बीच वार और पलटवार पहले से कहीं ज्यादा बेरहम हो चुके थे। हर हमला जान लेने के इरादे से किया जा रहा था और कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं था। लड़ाई के बीच अचानक कोर्वो हंसने लगता है। उसे क्रिस के दर्द में मजा आ रहा था
और शायद इसी पल का वह सालों से इंतजार कर रहा था। वह आखिरकार वह सच उगल देता है जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। कोर्वो कबूल करता है कि एलिसा की मां का कातिल वही था, लेकिन असली झटका अभी बाकी था। उसके अनुसार यह हत्या उसने अपनी मर्जी से नहीं बल्कि विसेंटे के आदेश पर की थी। कोर्वो बताता है कि योजना सिर्फ इतनी थी कि उसकी मौत को आत्महत्या जैसा दिखाया जाए ताकि किसी को शक न हो, लेकिन अपनी विकृत मानसिकता के चलते उसने ऐसा नहीं किया। उसने उसे जरूरत से कहीं ज्यादा तकलीफ दी और उसकी मौत को एक दर्दनाक यातना में बदल दिया। इतना ही नहीं, इस क्रूरता को लेकर उसकी और विसेंटे की भी बहस हुई थी, क्योंकि शायद विसेंटे ने भी उसकी दरिंदगी की हद का अंदाजा नहीं लगाया था। जिस महिला से वह सबसे ज्यादा प्यार करता था, उसकी मौत की सच्चाई सुनते ही क्रिस के अंदर सालों से दबा गुस्सा फट पड़ता है। अब उसके हर वार में दर्द, पछतावा और बदले की आग शामिल थी। कुछ पलों के लिए ऐसा लगने लगता है कि शायद वह आखिरकार कोर्वो को हरा देगा, लेकिन लड़ाई के बीच हुई एक छोटी सी गलती सब कुछ बदल देती है। मौका मिलते ही कोर्वो अपना विशाल चाकू क्रिस के शरीर में घोंप देता है। गंभीर रूप से घायल क्रिस जमीन पर गिर पड़ता है और उसके शरीर से तेजी से खून बहने लगता है। अब उसमें लड़ाई जारी रखने की ताकत नहीं बची थी। कोर्वो तुरंत विसेंटे को घसीटते हुए उस कन्वेयर बेल्ट तक ले जाता है जहां एलिसा अब मौत से सिर्फ कुछ कदम दूर थी। विशाल मशीन के घूमते हुए स्टील के पहिए उसके और जिंदगी के बीच की आखिरी दूरी बन चुके थे। यहीं पर कोर्वो विसेंटे को मजबूर करता है कि वह अपनी बेटी के सामने पूरा सच स्वीकार करे। अब उसके पास झूठ बोलने या बच निकलने का कोई रास्ता नहीं था। आखिरकार टूटकर वह रोते हुए कबूल कर लेता है कि सालों पहले उसी ने एलिसा की मां को मरवाने का आदेश दिया था। जलन, डर और उसे खो देने के भय ने उसे अंधा बना दिया था। इसी के साथ वह यह सच भी स्वीकार करता है कि क्रिस ही एलिसा का असली पिता है और हमेशा से था। यह सुनकर एलिसा पूरी तरह टूट जाती है। जिस इंसान को उसने सारी जिंदगी अपना पिता माना, वही उसकी मां की मौत का जिम्मेदार निकला। और दूसरी तरफ वह आदमी जिसे वह अपराधी समझती रही, उसकी रक्षा के लिए अपनी जान तक दांव पर लगा चुका था। इसी बीच कन्वेयर बेल्ट आगे बढ़ती रहती है और एलिसा अब मशीन से सिर्फ कुछ इंच दूर रह जाती है। ऐसा लग रहा था कि अब सब खत्म हो चुका है, लेकिन तभी जमीन पर पड़ा घायल क्रिस अचानक कुछ याद करता है। अपनी बची हुई ताकत जुटाकर वह चिल्लाता है और एलिसा से कहता है कि वह अपने गले में पहना हीरो का लॉकेट मशीन के अंदर फेंक दे। एलिसा बिना कुछ समझे तुरंत उसकी बात मान लेती है। अगले ही पल अविश्वसनीय घटना घटती है। बेहद मजबूत हीरे मशीन के गियरों के बीच फंस जाते हैं और कुछ सेकंड के लिए पूरा सिस्टम जाम हो जाता है। बस वही कुछ सेकंड सबकी जिंदगी बदल देते हैं। कन्वेयर बेल्ट ठीक उस समय रुक जाती है जब एलिसा मौत के बिल्कुल करीब पहुंच चुकी होती है। अपनी योजना नाकाम होते देख कोर्वो गुस्से में क्रिस की तरफ मुड़ता है ताकि इस बार हमेशा के लिए उसका काम खत्म कर सके, लेकिन यही उसकी सबसे बड़ी गलती साबित होती है। विसेंटे समझ चुका था कि शायद यह उसके जीवन का आखिरी मौका है, अपने पापों का कुछ हिस्सा चुकाने का आखिरी मौका। बिना एक पल गंवाए वह पूरी ताकत से कोर्वो पर झपट पड़ता है। दोनों एक दूसरे से भिड़ते हुए ऊंचाई से नीचे गिर जाते हैं और गहराई में गायब हो जाते हैं। अपनी आखिरी सांसों में विसेंटे वह कर जाता है जो शायद उसे बहुत पहले कर देना चाहिए था। वह अपनी बेटी और क्रिस की जान बचाने के लिए खुद को कुर्बान कर देता है। कुछ ही पलों में पूरी फैक्ट्री में सन्नाटा छा जाता है। एलिसा तुरंत क्रिस के पास भागकर पहुंचती है। वह बुरी तरह घायल था और लगातार खून बह रहा था। आंसुओं में डूबी एलिसा उसे अपनी बाहों में भर लेती है और बार बार उससे जिंदा रहने की गुहार लगाने लगती है। कुछ समय बाद कहानी हमें एक कब्रिस्तान में ले जाती है जहां एलिसा अपनी मां की कब्र के सामने खड़ी दिखाई देती है। शुरुआत में ऐसा लगता है कि वह अकेली आई है, लेकिन कुछ देर बाद कोई उसके पास आकर रुकता है। वह क्रिस था। हर किसी की उम्मीदों के विपरीत वह बच गया था। वह चुपचाप कब्र पर एक फूल रखता है और फिर एलिसा की तरफ देखता है। उसके चेहरे पर पहली बार सुकून दिखाई देता है, क्योंकि वह वादा जिसे निभाने के लिए उसने सब कुछ दांव पर लगा दिया था, आखिरकार पूरा हो चुका था। और फिर वह पल आता है जिसका इंतजार शायद दोनों को था। एलिसा मुस्कुराते हुए पहली बार उसे पापा कहकर बुलाती है और आखिरकार उसे उसी पहचान से स्वीकार कर लेती है जिसके लिए वह पूरी फिल्म लड़ता रहा था। लेकिन फिल्म यहीं खत्म नहीं होती। आखिरी दृश्य में पता चलता है कि फैक्ट्री की तलाशी के दौरान सिर्फ विसेंटे का शव मिला था। कोर्वो का कहीं कोई निशान नहीं मिला। उसका यूं गायब हो जाना एक बड़ा सवाल छोड़ जाता है। क्या वह सच में मर चुका है या फिर कहीं अंधेरे में अगले शिकार का इंतजार कर रहा है? इसी रहस्य और अधूरे डर के साथ यह कहानी अपने अंत तक पहुंचती है।